फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य में नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में आने वाला, केवल नेट जेआरएफ नहीं, नेट जेआरएफ के लिए तो हम मतलब कि स्पेशली बता रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यूपी का हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी और हायर एजुकेशन, सब जगह महत्वपूर्ण है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का पुस्तक है जो आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास वन लाइनर बुक है। आज हम सबसे महत्वपूर्ण अब तक के जो है उसको सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता रहा है अब तक। हिंदी की बोलियाँ पूछा जाता है। हिंदी की बोलियाँ जरूर याद रखिए। हिंदी और उसके उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। अपभ्रंश, उपभाषा और बोली, 3 कैटेगरी में इसको हम बांट सकते हैं। अपभ्रंश, उपभाषा और बोली। अपभ्रंश में जैसे कि समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे सौरसेनी अपभ्रंश हो गया, अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया, मागधी अपभ्रंश हो गया, तो ये अपभ्रंश के अंतर्गत यह कैटेगरी बटी हुई है। तो यह अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो फिर इसमें आपकी उपभाषा आती है। तो सौरसेनी अपभ्रंश के तहत आपका आएगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी यह सौरसेनी के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी हिंदी में आकार बहुला और ओकार बहुला 2 आते हैं। आकार बहुला में आपका आता है आपका कौरवी, देखिए हम तरीका बता रहे हैं, कौरवी, हरियाणवी या फिर इसी को बांगरू कहते हैं, फिर दक्षिणी। ओकार बहुला में आपका ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है। ठीक है, यहाँ पे 3 है। ये डायरेक्ट पश्चिमी हिंदी याद रखना है तो याद रखिए कि कौरवी है, हरियाणवी है, दक्षिणी है। इसके बाद उधर ही है, पश्चिम में ही तो ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है, तो यह भी पश्चिमी हिंदी के तहत ही आता है। बस उसमें आकार बहुला, ओकार बहुला अलग से याद करना हो तो कौरवी, हरियाणवी, बांगरी, दक्षिणी, उसके बाद ओकार बहुला में ब्रजभाषा, वो बुंदेली, कन्नौजी। मतलब कि आकार बहुला मतलब उसमें उनके भाषा में आ ज़्यादा आएगा, और ओकार बहुला मतलब उनकी भाषा में ओ शब्द का बहुत ज़्यादा उच्चारण होगा, बहुत ज़्यादा ओ शब्द आएंगे हर शब्द में। और सौरसेनी अपभ्रंश के तहत जो राजस्थानी हिंदी है वह ट वर्ग बहुला होता है। और राजस्थानी हिंदी के तहत आपका आता है मारवाड़ी, जयपुरी या फिर ढूढ़ाढ़ी, मेवाती, मालवी। इस बार तो यह भी पूछा गया स्थान देखे कि राजस्थान मतलब उसी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भोपाल, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, जो उपबोलियाँ कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी या जयपुरी या ढूढ़ाढ़ी, मेवाती, मालवी। अब तो क्षेत्र भी पूछना शुरू कर दिया है। पहाड़ी हिंदी के तहत कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। अर्धमागधी की बात करें तो इसमें पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में आपका पता ही है कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सबसे आसान बात किया जाए तो यही याद करना होता है। अर्धमागधी अपभ्रंश है। अब अर्धमागधी अपभ्रंश के तहत उपभाषा पूर्वी हिंदी और उसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि मागधी की बात करते हैं, मगध का बिहार को कहते हैं, तो यह बिहारी हिंदी है। बिहार में आप जानते ही है, भोजपुरी है, मगही बोली आपकी है, और मगही पान भी है, तो मगही पान भी बिहार का है। मैथिली उधर का ही है, तो मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो अर्धमागधी, मागधी में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ज़रूर से बता दीजिएगा कि अर्धमागधी आपकी पूर्वी हिंदी है, मागधी बिहारी हिंदी है। और अर्धमागधी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि मागधी में भोजपुरी, मगही और मैथिली है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अन्य 2 बोलियों को भी माना है। कौन? ताजुबेक्की और निमाड़ी। ताजुबेक्की और निमाड़ी। पश्चिमी हिंदी कहाँ था? यहाँ पे ना। तो इसी के तहत उन्होंने, भोलानाथ तिवारी ने, और माना है निमाड़ी और ताजुबेक्की को। देखते हैं बोली, अन्य नाम और उपबोलियाँ। जैसे हरियाणवी है तो इसका अन्य नाम बांगरू और देशवाली है। इसकी उपबोलियाँ जाटू और चमरवा। इसके बाद ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा अंतर्वेदी। उसमें आपकी उपबोलियाँ हैं बुक्सा, जादोवाटी, डांगी। बुंदेली, बुंदेलखंडी, पावरी, बनाफरी, लोधांती, निभट्ठा है। अवधी में आपकी कोसली, बैसवाड़ी। उपबोलियाँ में जुलाहा, गहोरा, जूडड़,
कौरवी में आपकी खड़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी में आपकी खलटाही और लरिया है। बघेली में रिवाई और निबट्टा है। डिंगल में भाट भाषा है और पिंगल में नाग भाषा है। डिंगल में भाट भाषा और पिंगल में नाग भाषा। डिंगल में भाट भाषा, पिंगल में नाग भाषा। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता कौन है? कौरवी कौरवी क्या है? राहुल संकीर्तन। ब्रजबोली के ईश्वर चंद्रगुप्त हैं। राजस्थानी के ग्रियर्सन है। डिंगल के बांकीदास है। बिहारी ग्रियर्सन है। बिहारी बोली के ग्रियर्सन है। भोजपुरी के रेमंड हैं और मैथिली के कोलब्रुक हैं। तो याद रखिए, कौरवी राहुल संकीर्तन, ब्रजबोली ईश्वर चंद्रगुप्त, राजस्थानी और बिहारी के ग्रियर्सन हैं। डिंगल के बांकीदास और भोजपुरी अपना जो भोजपुरी है उसको याद रखिए, रेमंड का कपड़ा आता है ना, तो भोजपुरी अपना रेमंड। मैथिली कोलब्रुक। हिंदी की प्रमुख बोलियों के क्षेत्र कौन कौन से हैं? ओकार बहुला ब्रजभाषा बोली के तहत आपकी आती है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। बुंदेली के तहत आता है उत्तर प्रदेश। बुंदेली में उत्तर प्रदेश का झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। और मध्य प्रदेश में का क्षेत्र है सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। मारवाड़ी के तहत आता है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। कुमाऊनी के तहत आता है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली के तहत टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। मालवी के तहत उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास। तो यह क्षेत्र भी इस बार जो पूछा गया है ना, तो उसमें से इस बार तो क्षेत्र भी पूछा गया कि पूछ देगा प्रतापगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन में जैसे यही सब दे दिया, तो प्रतापगढ़ में कौन सा है? मालवी है ना। तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। आकार बहुला में जो आपका था कौरवी में आपका बिजनौर में, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद। उसी में दक्षिणी बोली दक्षिण भारत के बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद। उसके बाद उदासीन आकार बहुला में अवधि है। अवधि कहाँ बोली जाती है? यह उदासीन आकार बहुला में आती है। अयोध्या का प्रमुख क्षेत्र है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ जानते हैं अवध का नवाब, तो वहीं लखनऊ वाला क्षेत्र है। सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद भी वही क्षेत्र है। जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़। बघेली कहाँ क्षेत्र आता है? बघेली तो आपका जो क्षेत्र है एमपी में, वह रीवा है, जबलपुर है, मंडला है, मिर्जापुर है। मिर्जापुर आप जानते हैं, मिर्जापुर भी सटा हुआ है। ईकार बहुला भोजपुरी कई ई का करते उई, मतलब इसमें ई का ज़्यादा वो रहता है। अवधि में उदासीन आकार बहुला है, उसमें उदासीनता रहती है। तो भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण मतलब बिहार, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस का क्षेत्र, यह सब भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र है। जबकि आपका इलाहाबाद और लखनऊ वगैरह अवधि का क्षेत्र है। हालांकि भोजपुरी वहाँ पे भी बोला जाता है, लेकिन प्रमुखता किसकी है, प्रमुख रूप से क्या है लोकल लैंग्वेज, तो वह आपका अवधि उधर का है। और इधर आपका भोजपुर, शाहाबाद, चंपारण बिहार का इलाका, और गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस है यूपी का जो इलाका है, या भोजपुरी बाहुल्य है। हिंदी के 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशेषताएं निम्न ढंग से प्रस्तुत की जा सकती हैं। देखिए, ब्रजभाषा, अवधि, कौरवी और भोजपुरी। ब्रजभाषा सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, उकार बहुला, स्वर अति ह्रस्व और दीर्घ है। इसके बाद विशेषता देखिए ब्रजभाषा की क्या है, अड़ा को ना कहते हैं, और डड़ा जो ऊ वाला है ना, लड़ना भिड़ना वाले अड़ा जो आता है उसको र बोलते हैं। स दोनों स को आपका छोटा वाला या जो सा है सड़क वाला, वह यथावत ही रहता है, या वह ही रहता है। और ए और अ मूल स्वर हैं। अ विवृत ध्वनि है, अ इसमें विवृत ध्वनि है। अवधि में क्या है, अवधि की विशेषता क्या है? अर्धमागधी पूर्वी हिंदी है, अर्धमागधी है, पूर्वी हिंदी के तहत आती है।
और अकार बहुला है। स्वर इसमें अति हरस और हरस आते हैं। व्यंजनांत बोली है। ड़ के बदले न इसमें भी होता है। स के बदले छोटा स सड़क वाला होता है। ल के बदले र का प्रयोग होता है। उसमें ड़ के बदले र था, इसमें ल के बदले र। य व के बदले ज और व। य के बदले ज, व के बदले उ। ए औ के बदले ऐ औ। असमृत ध्वनि है। कौरवी सौरसेनी पश्चिमी हिंदी है। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी आकार बहुला है। स्वर हरस स्वर दीर्घ है। अ अर्धविवृत ध्वनि है। अ अर्धविवृत ध्वनि है। भोजपुरी मागधी बिहारी हिंदी। भोजपुरी मागधी है, बिहारी हिंदी है। इकार बहुला मागधी बिहारी हिंदी। इकार बहुला है। स्वर अति हरस्व हरस्व दीर्घ है। व्यंजनांत बोली है। शब्द के मध्य में र का लोप है। ल ड के स्थान पर र है। स ब के स्थान पर ह है। ड़ ध्वनि नहीं है। अंग स्वतंत्र ध्वनि है। अ अर्धविवृत ध्वनि है। अ अर्धविवृत ध्वनि है। तो यहाँ पे यह अलग याद रखिए कि ब्रजभाषा, अवधी, कौरवी, भोजपुरी में क्या अंतर है। लिपि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा इनके अनुसार तो याद ही रखिए। कभी यह व्याकरण के मतलब कि एकदम मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं। तो लिपि विकास के मुख्यतः निम्न विशेषता अवस्थाएं मानी जाती हैं। चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। चित्र हो गया, प्रतीक हो गया, भाव हो गया, ध्वनि हो गया। अक्षरात्मक यानी सिलैबिक, वर्णात्मक यानी अल्फाबेटिक। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक है। रोमन लिपि वर्णात्मक है, याद रखिए रोमन लिपि वर्णात्मक है और भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक है यानी सिबैलिक। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लारकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों पर मिलते हैं। सीला मतलब पत्थर। डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट कहा है, यानी हिंदी में भाव ध्वनि मूलक लिपि। ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट मतलब भाव ध्वनि मूलक। तो किसने कहा है? डिरिंजर महोदय ने। सिंधु घाटी लिपि के ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है, जो निम्न है। विद्वान हंटर 253 मानते हैं, लैगडन 228, गैड और स्मिथ 396। खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफजई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों का अभिमत है। विद्वान चीनी कोश फा वान सुलिन मानते हैं खरोष्ट नामक व्यक्ति से, और डॉक्टर राजबली पांडे खर गधे के ओष्ठ के समान मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं खरो शोध से खरोष्टी बना है। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखे जाते हैं, दाएं से बाएं लिखी जाती है, उल्टा मतलब। इसमें 37 वर्ण हैं, 5 स्वर 11 व्यंजन होते हैं उसी के अनुसार, तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख मत निम्न है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। ब्रह्मा वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। चीनी विश्वकोश फास्वान सुलिन 668 के अनुसार ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित हैं। यह भारतीय लिपि है, यह विदेशी लिपि है। आगे देखते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर 2 मत प्रचलित है। कौन? जैसा कि आपको पता ही है, यह भारतीय लिपि है और यह विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई, इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित हैं। एडवर्ड थॉमस मानते हैं इस मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। जगन मोहन वर्मा मानते हैं वैदिक चित्रलिपि से उत्पन्न है। श्री आर श्याम शास्त्री मानते हैं सांकेतिक चिन्हों से उत्पन्न है। डॉक्टर राजबली पांडे मानते हैं सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। डाउसन कनिंघम और लसन मानते हैं आरोप की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी मानते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई और इस वर्ग में भी अनेक मत हैं जो निम्न है।
डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स प्रिंसेप, सेनाट। यूनानी या फिर फोंसी से उत्पन्न है। डॉक्टर बूलर या डॉक्टर बूलर और डॉक्टर डेविड बेरेंजर उत्तरी सामी से उत्पन्न मानते हैं। टेलर डी के कैनन दक्षिणी सामी से उत्पन्न मानते हैं। बेबर बेनफे जेनसेन फोनेसी से उत्पन्न मानते हैं। प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, 9 स्वर और 32 व्यंजन। 9 स्वर और 32 व्यंजन। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ब्राह्मी है दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ, जबकि उत्तरी में गुप्त लिपि 4वीं-5वीं सदी और सिद्ध मातृका या फिर कुटिल लिपि, और फिर उसके बाद देवनागरी लिपि 9वीं सदी और शारदा लिपि 10वीं सदी का मानता है। शारदा 10वीं, देवनागरी 9वीं। उत्तरी शैली, गुप्त लिपि, सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि और शारदा लिपि में बटा ब्राह्मी लिपि, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि के विकास से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बूलर ने न्यून कोड़ी लिपि भी नाम दिया है। तो यह भी आप याद रखें कि डॉक्टर बूलर ने, इनका नाम बहुत फेमस है, बूलर ने न्यून कोड़ी लिपि किसे दिया, तो सिद्ध मातृका लिपि को। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से भी जानी जाती है, यानी प्रसिद्ध हुई। सन 588 से 589 का बोधगया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही है। देवनागरी लिपि। ब्राह्मी की उत्तरी शैली, ब्राह्मी की उत्तरी शैली देवनागरी लिपि बाद में देखते हैं। ठीक है, अगले भाग में देखते हैं, वहाँ से थोड़ा सा बड़ा होगा देवनागरी लिपि, और जो अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा अधिनियम है वह सब हम अगले भाग में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर लाइक तो करते रहिए। कैसा लगा कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।